दोस्तों 23 अप्रैल 2025 पहलगाम की खूबसूरत वादियों में एक सुनहरी दोपहर, हंसते खेलते पर्यटक और घास पर दौड़ते बच्चे और न्यूली मैरिड कपल्स। क्या किसी को पता था कि यही जगह कुछ मिनटों में खून से रंग जाएगी? यार तुम मौत ही कसम है। हम लोग बाल बच्चे हैं यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। टेररिस्ट ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आपका धर्म क्या है, और बाद में गोलियों की बौछार ने 26 मासूम लोगों की जान ले ली। ये कोई आम हमला नहीं है, बल्कि 1400 साल पुरानी उस जिहादी सोच का नतीजा था जो कश्मीर को आज भी आग में झोंक रहा है। क्या इसके पीछे छुपा है पाकिस्तान का वो खतरनाक खेल जिसमें ISI ने लश्करी तैयबन जैसे संगठनों को हथियार बनाया? क्या यह सिर्फ आर्टिकल 370 का विरोध था? तो आइए समझते हैं छोटा सा गैंग कैसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी नेटवर्क बन गया। तो कैसे आतंकियों ने लोगों को निशाना बनाकर सरकार की शांति को चुनौती दी। दोस्तों, कश्मीर में 2024 में 2.3 करोड़ पर्यटक आए थे, लेकिन दोस्तों इस हादसे के बाद 35% बुकिंग कैंसिल हो गई। क्या यह सिर्फ हिंसा थी कि सोची समझी साजिश? तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरी डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। पहलगाम, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, पहलगाम टाउन से 5-6 किलोमीटर दूर लिदर वैली में एक ऊंचाई वाला खुला मैदान है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और आपके चारों तरफ घने पाइन जंगलों का एरिया दिखता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पर सिर्फ आप चल के या तो पोनी राइड से ही पहुँच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना तो कोई रोड है और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट है। यहाँ से थोड़ी दूर बेसरन एक पॉपुलर ट्रैकिंग और पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर टूरिस्ट पोनी राइड्स और खाते पीते एंजॉय करते हैं, और अमरनाथ जाने वाला रास्ता 48 किलोमीटर यहाँ से ही गुजरता है, क्योंकि मार्च में टूरिज्म का यहाँ पर पीक सीजन होता है और इसीलिए यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट है, ऑलमोस्ट 1000 से भी ज्यादा। आप इमेजिन करो कि एक खूबसूरत दोपहर जब बेसरन घाटी की हरी भरी घास पर सूरज की किरणें हैं, चारों ओर पहाड़, जंगल और खूबसूरत फूलों की महक है, और सारे पर्यटक अपने हंसी मजाक में डूबे हुए थे। कोई पोनी राइड्स का आनंद ले रहा था तो कोई पिकनिक का अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था। जहां पर कोई न्यूली मैरिड कपल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी पहलगाम की इस मिनी स्विट्जरलैंड में अपनी खुशी का पल बिता रहे थे, और यहाँ पर कई लोग अपने बच्चों के साथ फोटो खिंचा रहे थे। क्या कोई सोच रहा था कि एक स्वर्ग जैसा माहौल कुछ ही देर में बदल जाएगा? दोस्तों, दोपहर के 2:30 पर बेसरन वैली में गोलियों की आवाज सुनाई दी और टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, और यहाँ पर जो हंसी खुशी का माहौल था और थोड़ी देर में चीख में बदल गया, और 28 लोग इस हमले के शिकार हो गए, और इसमें थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, और इनकी शादी के अभी 6 दिन ही हुए थे, और ये अपने सपनों के लिए पहलगाम घूमने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, आतंकियों की गोली ने इसके सपने को हमेशा के लिए छीन लिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे विनय की बहन अपने न्याय के लिए मांग कर रही है और सवाल पूछ रही है कि कहाँ थी आर्मी और पुलिस फोर्स। नो डाउट कि यह सेना की बहुत बड़ी चूक है। कहाँ थे हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट? जो जगह प्रेम और सुकून का प्रतीक थी, और यही जगह एक पल में खून और आंसू से रंग गई। और क्या दोस्तों आप जानते हैं कि यह हमले की साजिश कितनी वेल प्लान थी? आपको बता दूं कि यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। द रेसिस्टेंट फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन इनके पीछे की जो जड़ है वो है 1947 से शुरू होने वाली कहानी में। क्या है वो इतिहास जिसने बार बार कश्मीर को हिंसा की आग में झोंका? तो आइए जम्मू कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट का सच जानते हैं। दोस्तों, इस मैप में आप पहलगाम की लोकेशन देख सकते हैं, और जहां से लेफ्ट साइड के ऊपर जो देख रहे हैं, और यहां से पहलगाम की दूरी लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता है, और टेररिस्ट यहां से व्हीकल में बैठकर आए थे, और इस जगह पर UAE और नेपाल के टूरिस्ट भी थे। और मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि टूरिस्ट को पूछा गया कि आपका नाम क्या है, और साथ में यह भी पूछा गया कि आपका धर्म क्या है। और यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई, और मोस्टली मेल को ही टारगेट किया गया, और औरतों को वहां पर ही छोड़ दिया। और पुलिस ने जब यहाँ पर छानबीन की तब यहाँ से मोटरसाइकिल भी मिला, और इस गाड़ी के ऊपर कोई भी नंबर प्लेट भी नहीं थी, और सिक्योरिटी फोर्स ने इस इलाके को सील कर दिया, और टेररिस्ट को खोजने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि कौन थे ये टेररिस्ट और कहां से आए थे, और जिस जगह पर यह हमला हुआ है वहां पर टेररिस्ट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जब ये हमला हुआ तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। जब नरेंद्र मोदी को इस हादसे के बारे में पता चला तब उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी, और 23 अप्रैल 2025 के रात ही न्यू दिल्ली लौट आए, और न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के साथ आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई।
जिसमें पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर चर्चा की गई। और पहलगाम में जो हुआ वो अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, बल्कि टेरर थॉट की एक चेन थी। और ये वजह है कि कश्मीर का ये हादसा समझने के लिए सिर्फ आर्टिकल 370 राजनीति और संविधान को जानना काफी नहीं है, और हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा जहाँ पर इस जिहाद का बीज बोया गया था। आर्टिकल 370 की कहानी हमें सत्ता की गलियों तक तो ले जाती है, लेकिन कश्मीर को इस हादसे को समझने के लिए हमें इतिहास की उन बंद गलियों में भी जाना होगा जहां धर्म तलवार बनकर उठा, जिसका नाम था जिहाद। और ये सब 1400 साल पहले शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, और ये वही जिहाद है जिसने सदियों से लाखों लोगों की जान ले ली, औरतों को गुलाम बनाया और पूरे कल्चर को ही मिटा दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है अरब से 7th सेंचुरी में, जहाँ पे हजरत मोहम्मद ने दावा किया कि उनको अल्लाह का संदेश मिला है। यह सिर्फ संदेश आस्था का ही नहीं बल्कि तलवार का भी था। जब उन्होंने मक्का के कुरैश के जनजाति के लोगों को 2 ऑप्शन दिए, या तो इस्लाम कबूल करो या तो मरो। जब कुरैश ने डिनाई किया तब मोहम्मद ने ऐलान किया, मैं तुम्हारे लिए कत्ले आम लाया हूँ। और यहाँ से ही जिहाद की शुरुआत हुई, और मोहम्मद ने अपने विरोधी के साथ कोई भी रहम नहीं दिखाया। एक यहूदी कवि थे जिनका नाम था काब बिन अल असरद, और इनका सिर इसीलिए कलम करवाया गया। उन्होंने उनकी आलोचना में कविता लिख दी थी, और उस टाइम पे कई यहूदी कबीले के पुरुषों को मार दिया गया, और उनकी औरतों और बच्चे को तो गुलाम बना दिया गया। और ये सिर्फ शुरुआत थी। मक्का में 12 साल रहने के बाद भी समर्थन ना मिला तो मोहम्मद मदीना चले गए, और ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, और मदीना में उपदेशक से शासक बन गए। और पहला हमला नखला में हुआ, जहां उनके अनुयायी ने पवित्र महीने में कुरैश के कारवा को लूटा और खून बहाया। जब सवाल उठे तब कुरान का आदेश आया, इस्लाम के रास्ते पर रुकावट डालना पवित्रता तोड़ने से बड़ा अपराध है। 632 की ईडी में मोहम्मद की मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी जिहाद नहीं रुका। कश्मीरी हमले इसी इस्लामी विचारधारा की देन है, चाहे वो 26/11 का अटैक हो या पुलवामा का, और या फिर पहलगाम का अटैक हो, जहां पर निर्दोष टूरिस्ट पर इन आतंकवादियों ने गोलियां चलाई, और साथ में यह भी मैसेज दिया कि जाओ मोदी को बता दो, नो डाउट आतंकी देश गवर्नमेंट के बनाए हुए पॉलिसी के अगेंस्ट है, और इसीलिए वो अपना यंगर लोगों की हत्या करके दिखा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है, और ये जो हमला हुआ है वो 317 हटाने के खिलाफ है। उनके लिए यह 317 कश्मीर की पहचान मिटाने के लिए साजिश जैसा था। लश्कर का कमांडर अबू मूसा हमले से पहले ही आग उगल रहा था। 370 को कश्मीर पर कब्जा बताकर हिंसा का आह्वान कर चुका था। पहलगाम हमला 370 हटने से जुड़ा हुआ था। TRF ने साफ कहा कि वो 370 और उन्होंने पर्यटक को निशाना बनाकर गवर्नमेंट की सफलता को चैलेंज किया, और पहलगाम को ही टारगेट करना कोई इत्तेफाक नहीं था। और 370 हटने के बाद जो कश्मीर की जो पोजीशन थी वो बहुत ही बेहतर हो गई थी, और वहाँ पे जो एजुकेशन का परसेंटेज था वो भी बढ़ गया। मार्च 2022 में 1 लाख से भी ज्यादा पर्यटक आया, जो 10 साल का रिकॉर्ड था, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई थी, और पर्यटन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इस हमले के बाद 35% बुकिंग कैंसिल हो, और आतंकियों ने कश्मीर की चमक को खराब कर दिया। यहाँ पर राष्ट्रवाद के एजेंडा के बेस पर बनी बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद कश्मीर सेफ्टी और आतंकवाद को खत्म होने का दावा करती है। सवाल ये है कि कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार, और ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमारे इंडिया में इतना बड़ा हमला हुआ। आइए इतिहास के पाने पलटते हैं और आतंकवाद के मुद्दे को गहराई से जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को इंडिया का संविधान लागू हुआ, और आर्टिकल 370 के तहत पहला राष्ट्रपति का आदेश जारी हुआ, जिसने डिस्प्यूट की आग को और भड़का दिया, और संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पास किया। भारत और पाकिस्तान मिलकर जनमत संग्रह कराए, और लोग खुद तय करेंगे कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं, और पाकिस्तान ने अपने हिस्से से सेना ही नहीं हटाई, और जिसकी वजह से जनमत संग्रह आज तक नहीं हुआ। UN, अमेरिका और बाकी दुनिया से तो रिपोर्ट काफी आई, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सब ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन कश्मीर के लिए कोई भी स्टैंड नहीं लिया। अब जब यूथ हथियार उठा चुके थे और पाकिस्तान ने इसे आजादी की जंग बताया, और चुपचाप टेररिस्ट को ट्रेनिंग, फंडिंग और वेपन सप्लाई शुरू किया, और ISI की तालीम एक युद्ध में बदल गया। तो सवाल दोस्तों ये है कि पहलगाम में हमला क्यों हुआ? 26 लोग जो वादियों में लाइफ अपनी एंजॉय करने आए थे, और उन सब की लाशें क्यों बिछ गई? और आतंकी संगठन TRF ने चिल्ला चिल्ला कर ये कहा, और ये सब 317 हटने की वजह से है, और इसके पीछे 7 दशकों की वो चिंगारी है जो कभी बुझी ही नहीं। 2019 में जब 317 हटा दिया गया, कश्मीर की वो इंडिविजुअलिटी, वो अलग संविधान, अपने शर्तों पर चलने की पावर छीन गए,
और टेररिस्ट ने इसको एक स्पेसिफिक रीजन बनाया। लेकिन डिटेल्स में समझे तो ये एक 317 का गुस्सा नहीं है, वो एक भरोसे की चोट है जो 1947 से बार बार टूटा। 1947 से जब इंडिया आजाद हुआ और कश्मीर ने इंडिया के साथ आने का फैसला किया, और उस टाइम पे जो राजा थे महाराजा हर सिंह जी, उन्होंने कहा ठीक है, और यहाँ पर कश्मीर इंतजार करता रहा और दिल्ली चुप रहा, और इसी वजह से ही वो पहला घाव पड़ा। और फिर आया 317 जिसको पवित्र समझौता कहा गया। नेहरू जी और शेख अब्दुल ने मिलकर यह समझौता बनाया, कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कश्मीर की पावर और आइडेंटिटी। लेकिन धीरे धीरे यह समझौता खोखला होता गया। 1953 में शेख अब्दुल्ला को बिना सबूत को जेल में डाल दिया गया। 1953 से 1975 तक कश्मीर का हर मुख्यमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट की कठपुतली था। नेहरू जो गवर्नर थे उन्हें खुद कहा था कि चुनाव पहले से ही फिक्स होते थे, कश्मीर वोट तो डालते थे लेकिन जीत सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती थी। और ये सब वजह जरूर है हमले के पीछे। ऑफ कोर्स स्टेट तो नहीं बल्कि पहले की तरह जिहादी हिंसा अभी भी है। और जब पूछा जाता है कि धर्म क्या है, आतंकी संगठन टीआरएफ ने टूरिस्ट को क्यों मारा, क्योंकि टूरिस्ट प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। और यहाँ पर 2024 में 2 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक आए और कश्मीर चमक रहा है और कश्मीर के लोग रोजगार पा रहे हैं। लेकिन आतंकियों ने उस चमक को बुझाने की ठान ली। टीआरएफ और लश्कर को आईएसआई से हेल्प मिलती है। हमले से पहले पाकिस्तान में 317 के खिलाफ हिंसा की बातें हुई जब पीएम मोदी सऊदी में थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में थे, और ये दुनिया को मैसेज था कि कश्मीर में शांति नहीं। और आज जिनकी लाशें उठी वो हमारे जैसे ही लोग थे जो घूमने के लिए निकले थे और फैमिली के साथ सेल्फी राइड एंजॉय कर रहे थे। आतंकवाद अब किसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिपेंड नहीं है और वो हमारी बस्ती और बाजारों में घुस चुका है। लश्कर-ए-तैयबा के एक ऑर्गेनाइजेशन ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है और इसी आतंकी संगठन ने टीआरएफ अब भारत के सबसे सेफ समझे जाने वाले टूरिस्ट प्लेस को टारगेट किया है। आखिर कौन फंडिंग करता है और लश्कर-ए-तैयबा क्या है, इसके पीछे की जो वजह है उससे पहले आपको बता दें। और इस पहलगाम हमले के पीछे थे 3 आतंकी, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्बू तला। और ये तीनों अपने रियल नेम छिपाकर मूसा, यूनुस और आसिफ जैसे कोड नेम रख के घूम रहे थे। जब सिक्योरिटी एजेंसी इसके पीछे पड़ी है क्योंकि ये लोग टीआरएफ के सिपाही है। लेकिन दोस्तों आखिर ये टीआरएफ हेट किया। अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा, जब अनुच्छेद 317 को खत्म कर दिया, तभी टीआरएफ बना। बाहर से देखो तो ये संगठन अपने खुद को कश्मीर को आजादी दिलाने वाले बताते हैं, लेकिन यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा का दूसरा चेहरा है। और टीआरएफ ये ऑनलाइन यूथ को भड़काता है और उनको आतंकी बनाता है और हथियार और नशे की तस्करी करता है और पाकिस्तान से आतंकी को कश्मीर में घुसपैठ करवाता है। इनके कमांडर शेख सज्जाद गुलवी यूएपीए की तहत आतंकी घोषित है और जिसके खिलाफ ढेर सारे केस भी दर्ज है। और इनका निशाना कौन है? गैर कश्मीरी, स्पेशल कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटीज हिंदू। पहलगाम हमले से यह पता चलता है कि टीआरएफ अभी भी कमजोर नहीं पड़ा। इन्होंने धर्म के नाम पर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया क्योंकि ये सिर्फ कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी रखना चाहते हैं। तो ये है टीआरएफ लश्कर का एक्चुअल फेस और आईएसआई की ढाल। पहलगाम की वो गोलियां सिर्फ पर्यटकों पर ही नहीं, कश्मीर की शांति पर चली है। सवाल ये है कि क्या सख्ती से इसका खात्मा होगा? आखिर कहाँ पे चूक हुई है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और गवर्नमेंट से? पाकिस्तान के मीडिया द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को ड्रामा या झूठा प्रचार बताती है, जो पाकिस्तान के हमेशा स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है, जहां पे हर आतंकवादी घटना के लिए इंडिया को ही रिवर्स ब्लेम करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन दोस्तों फैक्ट्स ये बताते हैं कि इस तरह के अटैक वेल प्लान सीमा पार से ही कंट्रोल होते हैं। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने कई बार सबूतों के साथ ये बताया है कि पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा इन हमलों के पीछे होते हैं। और इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी और बुधवार को 3 आतंकियों के स्केच जारी किए और आप लोग स्क्रीन पर ये तीनों स्केच देख सकते हैं। और ये तीनों स्केच लोगों के बयानों के द्वारा बनाए गए हैं। ये तीनों स्केच वो है जिसने यहाँ पर तबाही का प्लान किया था और पुलिस ने इन टेररिस्ट के नाम भी बताए हैं, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्दुल तला। लेकिन पुलिस ने यह भी बताया कि इनके कोड नेम भी थे मूसा, यूनुस और आसिफ। ये तीनों पहले ही आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आइए इन तीनों स्केच के जरिए आतंकियों की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो पहला स्केच है वो है आदिल हुसैन का, जिसको कोड नेम अनंतनाग से भी जाना जाता है। स्केच में एक शख्स दिखता है जिसकी बियर्ड है, उनके आंख में क्रूअलिटी झलकती है। पुलिस और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आदमी लश्कर-ए-तैयबा का आदमी है जिसने बेसरन, पहलगाम और अनंतनाग में मासूम सिटीजन पर हमला किया और पुलिस ने इसको इन्फॉर्मेशन देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम जारी किया है।
है। और दूसरा जो स्केच है वो है आसिम मूसा का, जिसका कोड नेम है सुलेमान। और इस स्केच में जो फेस दिखता है, और ये बंदा भी लश्कर-ए-तैयबा का आदमी है, और ये टेररिस्ट पहलगाम में हुआ हमला का मेन अटैकर है। इस टेररिस्ट की हरकत इतनी खौफनाक थी कि लोग इनके फेस को अभी तक भूल नहीं पाए। और तीसरे का नाम है अली भाई, जिसका कोड नेम है तलहा भाई। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन तीनों आतंकियों को पकड़ने की पूरी ताकत झोंक ली है। कैचेस के साथ साथ उनके नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पुलिस ने यह जारी किया है कि तीनों आतंकियों के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है और जिसने भी ये इंफॉर्मेशन दी है उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि ये तीनों स्केचेस के जरिए क्या टेररिस्ट को पकड़ा जा सकता है? क्या पहलगाम की इस घाटी पर वापस अमन शांति लौट पाएगी? यह वक्त ही बताएगा। और इस जगह पर सिक्योरिटी जोन होने पर भी यहाँ पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं था। इस जगह पर 1000 से भी ज्यादा टूरिस्ट थे, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई पुलिस था, ना तो कोई आर्मी ऑफिसर था। और ये सवाल सरकार से जरूर पूछे जाएंगे। साल 1918 में जब अफगानिस्तान में जंग चल रही थी और वहाँ पे रहमान लखवी नाम का लड़का जंग में लड़ा और फिर एक कट्टर सोच लेकर वापस निकला। और वहाँ पे दूसरी तरफ लाहौर में हाफिज सईद और जफर इकबाल, ये दो प्रोफेसर, बाहर से वो धार्मिक थे बट अंदर से वो आतंकी का प्लानिंग कर रहे थे। साल 1986 जब ये तीनों जासूस की तरह मिलते हैं और ये तीनों मिलकर अपना एक गैंग बनाया जिसका नाम था लश्कर-ए-तैयबा। पहले तो इसने कश्मीर में हमले किए, फिर दुनिया में आतंक फैलाने का शुरू कर दिया। ये लश्कर कोई आम गुंडों का गैंग नहीं था। लाहौर के पास एक मुरीद नाम का एक प्लेस है और इन लोगों का इस जगह पर खुद का अड्डा था और इस जगह पर स्कूल थे, अस्पताल थे और यहाँ के गरीबों को खाना भी मिलता था। ऊपर से तो ये लगता था कि ये लोग नेक काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ अलग ही थी। और वहाँ के स्कूल के बच्चों को ये कट्टर सोच सिखाते थे और वहाँ के अस्पताल भी जिहादी भर्तियों का अड्डा था। लेकिन सवाल ये है कि ये लश्कर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गया? और इनका जवाब है ISI, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। और ISI को ऐसा ग्रुप चाहिए था जो इंडिया को अंदर से चोट पहुंचा सके। लश्कर ने यह कहा कि हम भारत से लड़ेंगे, तुम्हारी सरकार से नहीं। और ISI को सिर्फ यही चाहिए था। और फिर क्या हुआ? ISI ने लश्कर को वेपन्स दिए, ट्रेनिंग दी, कैंप दिए और ये सारा मामला इंडिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए था। लश्कर ने इंडिया पर कई सारे हमले किए, जैसे कि पुलवामा, श्रीनगर का एयरपोर्ट और दिल्ली का लाल किला। 2001 में संसद में और विधानसभा में भी हमले हुए। दरअसल ISI ये नहीं चाहता है कि भारत पाकिस्तान की कभी शांति हो। लश्कर एक ऐसा हथियार था जो कश्मीर के नाम पर जंग लड़ रहा था। 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। फिर 2008 में 26/11 का अटैक, हम ये कैसे भूल सकते हैं? सिर्फ 10 आतंकी ही थे और 60 घंटे तक पूरे शहर में डर फैल गया था। ये हमला सिर्फ इंडिया पर ही नहीं था, बल्कि दुनिया को दिखाने की एक साजिश थी। लेकिन दोस्तों, हमेशा से पाकिस्तान आतंकवाद को इम्प्रूव करता रहा है, बट पाकिस्तान शुरुआत से इंडिया पर डिपेंड रहा है। अगर हम सिंधु जल समझौते को देखें तो, और ये समझौता 19 सितंबर 1960 को नेहरू ने किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका मेडिएटर वर्ल्ड बैंक था। लेकिन इससे पहले इन दोनों कंट्री के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट वॉर भी हुई, बट संधि नहीं टूटी और पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन, इनमें से 80% लोग सिंधु नदी के पानी पर ही डिपेंड है। और अब जाकर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो समझौता था सिंधु जल को रद्द करना। और इसकी वजह से पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। उनके खेत सूख जाएंगे और पानी का संकट भी बढ़ जाएगा और उनके साथ साथ बिजली का संकट भी होगा। ये अकेला फैसला नहीं था जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया हो, और इसके साथ साथ अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया है। और उम्मीद ये है कि और भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और इस पहलगाम अटैक से वहाँ के कई सारे लोगों को नुकसान हुआ, जैसे कि होटल, दुकानें, गाइड्स और वहाँ के जो ड्राइवर थे वो सब बेरोजगार हो गए। आतंक का ये साया जान ही नहीं लेता, बल्कि सारी उम्मीदें भी छीन लेता। पहलगाम में जो हमला हुआ वो सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू और न जाने कितने देशों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। इस आतंक को खत्म करने के लिए न सिर्फ हथियारों की लड़ाई बल्कि विचारों की जंग भी जरूरी है। यूथ को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और होप देने होंगे ताकि वे बंदूक नहीं कलम उठाए। कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाओ जहाँ डर नहीं शांति हो। तो मिलते हैं दोस्तों नए और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ पर क्लिक करके एल सल्वाडोर की जेल के बारे में वीडियो देख